What's up guys? I hope you are doing well. I am वीर, वेलकम टू स्टेलर फैमिली। तो कैसे हो दोस्तों? मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। तो ये जो वीडियो है ये हर एक एग्जाम के लिए आप लोगों को फायदा पहुंचाने वाली है, चाहे आप लोग इंडिया के अंदर किसी भी एग्जाम की तैयारी क्यों ना कर रहे हो। यहाँ पर यूपीएससी या ईपीएफओ लिखा हुआ है, इसका मतलब ये नहीं कि बस इन्हीं एग्जाम में फायदा पहुंचाएगी। आप लोगों को ये स्टेट के जितने भी एग्जाम होते हैं उनके अंदर फायदा पहुंचाएगी, और किसी भी एग्जाम की आप लोग तैयारी कर रहे हैं ये एक अच्छा लेवल आप लोग का तैयार कर देगी, ताकि आप लोग उस एग्जाम में जाकर कंफर्टेबल फील करो। बस आप लोग एक छोटा सा काम करना है, जैसे ही स्क्रीन पर आप लोग क्वेश्चन दिखेगा, मेरे आंसर बताने से पहले एक बार खुद से उसको अटेम्प्ट कर देखिए। इससे ये होगा, अगर आप लोग उसको यहीं पर ही एक बार गलत कर लेंगे तो फिर एग्जाम में आप लोग उसको गलत नहीं करेंगे। सही होता है तो अच्छी बात है, गलत हो जाता है तो और भी अच्छी बात है। इसका मतलब ये होगा कि अब एग्जाम में आप लोग उसको याद रखोगे, क्योंकि गलती जो है नॉर्मली इंसान याद रख लेता है। तो इससे काफी अच्छा फायदा आप लोगों को देखने को मिलेगा। और इसी के साथ में वीडियो कंप्लीट होने के बाद में अपना स्कोर जरूर देखा कीजिए कि आप लोगों का स्कोर बढ़ रहा है या घट रहा है। अगर घट रहा है तो थोड़ा सा देखिए कहां पर कमी रह रही है, आप लोगों को उसके ऊपर किस तरीके से काम करना है। और बढ़ रहा है तो फिर अच्छी बात है, और अच्छे से आप लोगों को फोकस देकर आगे बढ़ना है। और वीडियो सुनने के बाद में लगेगा कि पीडीएफ आप लोगों को चाहिए तो टेलीग्राम से जाकर इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। लिंक वीडियो के नीचे आप लोगों को इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, तो आइए आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन आप लोगों के सामने यहाँ पर बात की जा रही है रोहतांग टनल के बारे में। तो जो टनल होता है एक तरीके से आप लोग एक सुरंग टाइप की बोल सकते हैं, जो कि ऑल वेदर कनेक्टिविटी के लिए काम करता है। इसके बारे में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है ये आप लोगों को बताना है। पहला बोला गया है यहाँ पर ये एक तरीके से कट है जो कि पीर पंजाल रेंज हिमालयन जो रीजन है उसमें लद्दाख यूनियन टेरिटरी के अंदर पड़ता है। यानी कि इसको बोला गया है कि ये लद्दाख यूनियन टेरिटरी के अंदर पड़ने वाला है, जो कि रोहतांग टनल है। और लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये रिसेंटली काफ़ी न्यूज़ में भी थे, तो क्वेश्चन वहाँ से आने के चांसेस आप लोग के बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट बात की जा रही है कि ये विंटर लिंक है जो कि लाहौल एंड स्पीति जो पर्टिकुलर एरिया है उसको कनेक्ट करता है। तीसरा बोला गया है कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI जिसको आप लोग बोलते हैं एंड बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन मिलकर इस प्रोजेक्ट पर काम करती थी। ठीक है, तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ए में बोला गया वन ओनली, बी में बोला गया टू ओनली, सी में बोला गया बोथ वन एंड टू, डी में बोला गया नाइदर वन नो टू। तो इसको थोड़ा सा ढंग से हम लोग अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि आंसर इसका क्या सही है। आंसर तो है इसका वैसे बी सही, यानी कि सेकंड स्टेटमेंट ओनली सही है, पर लेकिन फर्स्ट स्टेटमेंट और थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है। समझ लेते हैं कैसे। जो बात की जा रही है पीर पंजाल, जो बात की जा रही है रोहतांग टनल के बारे में, तो रोहतांग टनल आप लोगों को हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलेगा, ठीक है, ना कि यहाँ पर लद्दाख टेरिटरी में। तो यहाँ पर ये कंफ्यूजन में आप लोगों को नहीं आना है, क्योंकि इस तरीके के ऑप्शन में आप लोगों को हमेशा से कंफ्यूज करने की कोशिश की जाएगी, जो कि रिसेंटली करंट में है। आंसर कुछ और होगा, तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट जो बात बोली गई है, मैंने आप लोगों को एक बार याद होगा पहले ही बताया था कि जो बॉर्डर एरिया है, खासकर अगर कोई ऐसा इंपॉर्टेंस का एरिया है, तो वहां पर हमेशा आप लोगों का कौन ऑर्गेनाइजेशन काम करती है कंस्ट्रक्शन के लिए? तो वो काम करता है ब्रो, यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में आती है, और ये पर्टिकुलर एरिया इसके अंदर ही कवर किया जाता है। तो जो टनल है यहाँ पर, ये अगर विंटर कनेक्टिविटी, आप लोगों को पता है पर्टिकुलर रीजन में बहुत लार्ज स्केल पर इस टाइम पर बर्फबारी होती है, तो ये जो टनल है ये एक ऐसी कनेक्टिविटी प्रोवाइड कराता है जिसको आप लोग ऑल वेदर कनेक्टिविटी बोलते हैं। यानी कि अगर बर्फ भी पड़ रहा है तो रास्ते रुकेंगे नहीं, अब बर्फ इसके ऊपर ही पड़ती रहेगी, और आराम से इसके नीचे को यानी कि सुरंग में को होता हुआ जो भी हमारा व्हीकल रहेगा वो आसानी से निकल जाएगा। तो ये आप लोगों को रोहतांग टनल जो है एक तरीके से जो पीर पंजाल रेंज है हिमाचल प्रदेश के अंदर, वहां पर आप लोगों को ये कनेक्टेड करता हुआ नजर आएगा। तो पीर पंजाल रेंज के बारे में आप लोगों से पूछा जा सकता है। लेह मनाली तो आप लोग गए होंगे ना, वहाँ पे आप लोगों ने उसके बारे में सुना भी होगा कई बार। तो इस पर्टिकुलर रीजन की बात की जा रही है, तो आंसर बी हो गया। आगे चलता हूँ, तो एक ही क्वेश्चन में से 3-4 क्वेश्चन बन जाएंगे। पूछ लेंगे कि ब्रो यानी कि बॉर्डर और ऑर्गेनाइजेशन किस मिनिस्ट्री के अंडर में आती है, तो इसको याद रखिएगा, यहाँ पर ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में आती है। ठीक है, तो आइए आगे चलता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात की जा रही है यहाँ पर गामोसा के बारे में। कई बार ऐसी टर्म जो होती हैं जो आप लोगों ने सुनी भी नहीं होगी, रेयरली न्यूज़ में होगी, कहीं जरा सी दुबक कर कहीं न्यूज़पेपर में, जिसके न्यूज़पेपर के द्वारा इसको कवर किया होगा, उससे बड़ी फ्रीक्वेंटली यूपीएससी क्वेश्चन पूछती है। और खासकर यहाँ पर बात की जा रही है जीआई टैग के बारे में, जिसको आप लोग ज्योग्राफिकल आइडेंटिटी या फिर ज्योग्राफिकल इंडिकेशन आप लोग बोलते हैं। जीआई होता क्या है बेसिकली? जीआई टैग बोलते हैं किसको है? किसी पर्टिकुलर एरिया में कोई स्पेशल जो चीज़ होती है उसको ये दर्जा दिया जाता है, जो कि लोकेलिटी के ऊपर बेस होती है वहाँ पर। जैसे कि दार्जिलिंग टी हमारी कंट्री में 2004 में सबसे पहले जीआई टैग का दर्जा इसको दिया गया। आज के दिन बहुत सारे जीआई टैग हमारी कंट्री में हो चुके हैं, तो उसमें से अभी एक बात कर रहे हैं हम लोग, ये है गामोसा। तो गामोसा ये आप लोगों के सामने कुछ ऐसा एक
पर्टिकुलर एक ऐसा कोई कपड़े का टुकड़ा आप लोग बोल सकते हैं, जैसे आप लोगों ने गमछा भी सुना होगा ना, जैसे बिहार साइड में आप लोग जाएंगे तो वहाँ पर गमछा यूज़ किया जाता है। तो उसी तरीके से यहाँ पर एक डिफरेंट तरीके का ये कपड़े का टुकड़ा है, जो कि यहाँ पर अभी जीआई टैग का इसको दर्जा मिला है। तो इसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं। तो कहाँ पर है बेसिकली ये है, आप लोगों से क्वेश्चन है, ए आसाम के अंदर, बी मेघालय, सी तमिलनाडु, डी अरुणाचल प्रदेश। तो आसाम के अंदर, तो नॉर्थ ईस्ट से रिलेटेड है, तो इसलिए भी और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए यहाँ पर बन जाता है। तो जैसे मैंने इसको याद रखा गमछा के साथ में इसको थोड़ा सा कनेक्ट करके, तो आप लोग उसको इसी तरीके से याद रख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि जब मैं अपने कॉलेज ड्यूरेशन में था तो वहाँ पर कई सारे जो मेरे फ्रेंड थे वो बिहार से बिलोंग करते थे, तो ये टर्म वो कई बार यूज़ करते थे, तो मुझे उससे याद आ गया, तो मुझे एकदम कनेक्टिविटी बन गई वहाँ पर, ठीक है। तो आप लोग भी याद रख सकते हैं। आगे चलता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। ये बात की जा रही है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के बारे में, यानी कि ये वही रीजन है जो हमारी कंट्री से होता हुआ, यानी कि हमारे पाक ऑक्युपाइड एरिया से होता हुआ ये चाइना को, और यहाँ पर अगर आप लोग आएंगे तो अरेबियन सी में कनेक्ट करता है, ठीक है। तो उसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। मैप एक बार आप लोग देख लीजिए, यहाँ पर ये है एग्जैक्ट मैप। तो ये हो गया पाकिस्तान। तो पाकिस्तान थोड़ा सा अगर आप लोग इसको जूम करेंगे अभी यहाँ पर, तो ये अगर ये हमारा जो यहाँ पर ये जो हमारा नॉर्थ वाला पोर्शन हो गया जो कि पाकिस्तान के कंट्रोल में है, तो यहाँ से 1 सेकेंड, ये पर्टिकुलर रीजन देखिए, ठीक है। तो ये जो पर्टिकुलर रीजन हो गया यहाँ से, ये हमारे पाक ऑक्युपाइड एरिया से इससे होता हुआ यहाँ से गुजरता है, और नीचे आएगा यहाँ पर ये आकर यहाँ पर ये बे ऑफ बंगाल में जाकर गिर जाता है। तो चाइना को एक ऑल्टरनेटिव रूट कनेक्ट कराता है यहाँ पर ये, ठीक है। तो इसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। अभी रिसेंटली ये न्यूज़ में था, इसके बारे में बात करूंगा। पहले आप लोग क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए। बोला जा रहा है एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है अंडर चाइना सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट का, ठीक है। ये प्रोजेक्ट है कोई, उसके बारे में बात की जा रही है। ये लिंक करता है चाइना पाकिस्तान को थ्रू खैबर पास। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है ये आप लोग को बताना है। ए में बोला गया वन ओनली, बी में बोला गया टू ओनली, सी में बोला गया बोथ वन एंड टू, डी में बोला गया नाइदर वन नो टू। तो आंसर कौन सा है क्वेश्चन के हिसाब से? आंसर यहाँ पर बी, यानी कि दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर गलत हैं, ठीक है। तो जान लेते हैं कैसे। सबसे पहले तो यहाँ पर कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट नहीं है चाइना का जिसको सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट बोलते हैं, ठीक है। तो इसका नाम यहाँ पर गलत दिया है, क्योंकि आप लोगों को बहुत बार सुना भी होगा, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उसका नाम। तो ये प्रोजेक्ट है, और उसके अंदर ये एक छोटा सा प्रोजेक्ट है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, ठीक है। तो यहाँ पर जो बोला गया ये फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है अंडर चाइना सिल्क रोड, तो ये गलत बोला गया। तो ये चाइना और पाकिस्तान जो फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है वो है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जो कि ऑल ओवर वर्ल्ड को, यानी कि अफ्रीका को, एशिया को, इसी के साथ में साउथ जो हमारी जो हमारा सार्क वाला रीजन है उसको, सबको कनेक्ट करके एक सिल्क रूट को रिवाइव करने की कोशिश कर रहा है चाइना। तो उसका एक छोटा सा प्रोजेक्ट है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक रोड। दूसरा बोला गया खैबर पास से होकर गुजरता है, नहीं, ये चाइना का जिंगजियान वाला रीजन और ग्वादर पोर्ट बलूचिस्तान वाले रीजन से होता हुआ, ये खासकर अगर बात करें ये है कुंजेरब, ठीक है, KHUNJERAB। तो ये पर्टिकुलर पास है नॉर्दर्न पाकिस्तान के अंदर, जिससे होता हुआ गुजरता है और आकर बे ऑफ बंगाल में फिर ये गिर जाता है। तो यहाँ पर अभी क्यों न्यूज़ में है? अभी इसलिए न्यूज़ में क्योंकि अभी यूएसए के द्वारा पाकिस्तान को चेताया गया कि पाकिस्तान को वार्न किया गया है कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है यहाँ पर, ये ओनली पाकिस्तान को नहीं, ओनली चाइना को फायदा पहुंचा रहा है। चाइना के लिए एक ऑल्टरनेटिव रूट प्रोवाइड करा रहा है, तो मैक्सिमम बेनिफिट चाइना को है, बर्बादी पाकिस्तान की हो रही है, इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, दूसरा इन्वायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और तीसरा डेट क्राइसिस में फंस रहा है आज के डेट में पाकिस्तान, यानी कि पाकिस्तान चाइना के कर्जे में फंसता हुआ जा रहा है, और कर्जे को पे करने के लिए भी चाइना से ही कर्जा लेना पड़ेगा। तो इस तरह की कंडीशन पाकिस्तान की बनने वाली है। तो सोचिए पाकिस्तान चौराहे पर खड़ा हुआ है। तो ये चीज़ें यूएसए ने अभी पाकिस्तान को समझाने की कोशिश की गई है कि इससे बाहर निकलने की कोशिश करो, ठीक है। तो आंसर यहाँ पर सी हो गया। तो इसके बारे में आइडिया रखेगा। हमारा कंसर्न क्या है? हमारा कंसर्न ये है कि हमारे पाक ऑक्युपाइड एरिया से होकर जाता है, और जो पाक ऑक्युपाइड एरिया है पहले जम्मू एंड कश्मीर के अंडर में आता था। तो अब आप लोग कंफ्यूज नहीं होना, आर्टिकल 370 हटने के बाद में ये अब लद्दाख रीजन के अंदर आने वाला लगा है, यानी कि जो हमारा जो नया यूनियन टेरिटरी बना है लद्दाख, तो उसके अंदर आज के डेट में ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो इसलिए भी यहाँ पर ये न्यूज़ में आप लोगों से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो आंसर सी हो गया। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, यहाँ पर बात की जा रही है फूड वनरेबिलिटी इंडेक्स के बारे में। शॉर्ट फॉर्म में बोलो तो FVI आप लोग इसको बोल सकते हैं। तो इसके बारे में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? बोला गया है कि ये फूड वनरेबिलिटी जो इंडेक्स है ये किसके द्वारा प्रिपेयर किया जाता है? तो पहला बोला गया है यूनिसेफ के द्वारा, दूसरा बोला गया है यहाँ पर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, तीसरा बोला गया है ये WEF के द्वारा, चौथा बोला गया है ये है नोमारो ग्लोबल मार्केट रिसर्च के द्वारा। तो कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है? ABCFD। सही आंसर है यहाँ पर डी। देखिए कभी भी अगर आप लोग ऑप्शन देखें ना, और ऑप्शन में कुछ भी ऐसा डिफरेंट सा नजर आए जिसका नाम आप लोगों ने रेयरली सुना होगा,
तो मैक्सिमम टाइम आप लोगों को वो आंसर देखने को मिलेगा, क्योंकि देखिए कॉमन टर्म तो वो डाल देते हैं नॉर्मली कि हाँ ये बच्चे को पता है इसके बारे में, इस पर आंसर लगा सकता है। पर लेकिन जो ऐसी होती है ना डिफरेंट सी टर्म होती है, हालांकि ये हर जगह इंप्लीमेंट नहीं होता है, ये कुछ ऐसी शॉर्ट ट्रिक्स आप लोग बोल सकते हैं जिनको आप लोग इंप्लीमेंट कर सकते हैं एग्जाम में। पर लेकिन ये एक तरीके से आप लोग के उसके ऊपर डिपेंड करेंगे कि आप लोग किस तरीके से चीज़ों को एनालाइज करते हैं। ये नहीं कहते हैं कि मतलब एक तरीके से जब आप लोग क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं कि आप लोगों का जो माइंड है वो सही और गलत में डिफरेंस समझने लगता है। एक प्रैक्टिस अगर आप लोग एक अच्छे लेवल पे करते चले जाएंगे तो यहाँ पर भी आप लोग जैसे अगर समझेंगे कि हाँ यार फूड के बारे में बात की जा रही है, ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कोई फूड वनरेबिलिटी इंडेक्स यानी कि कुछ ना कुछ मार्केट में अवेलेबल जो चीज़ें हैं उसके बारे में बात की जा रही है कि हाँ जो मार्केट में अवेलेबल चीज़ें वो कैसी हैं, तो फूड कैसा अवेलेबल है मार्केट में, तो मार्केट से रिलेटेड कोई ऑर्गेनाइजेशन ही यहाँ पर काम करेगी, ठीक है। या फिर एक बार को कंफ्यूज हो सकता है कि WHO भी काम कर सकती है, क्योंकि हेल्थ के बारे में बात आ रही है जब फूड के बारे में बात आ रही है। तो आपके पास में थोड़ा सा माइंड यूज करने के बाद में आप लोग ऑप्शन में से एलिमिनेट कर पाओगे। तो एलिमिनेशन मेथड जो है वो कम्प्लीटली ऐसा नहीं है कि वो तार तुक्का मार मुक्का वाली बातें होती हैं। एलिमिनेशन मेथड जो है आप लोगों का वो एक ऐसा मेथड होता है जो कि आप लोगों को सही तरीके से सही चीज को डिसाइड करने में हेल्प करता है, और वो हमेशा किससे आता है, वो प्रैक्टिस से आता है। तो प्रैक्टिस करते रहिए, ये चीज़ आप लोग खुद फील करने लगेंगे। तो आंसर यहाँ पर डी हो गया। रिसेंटली अभी इंडिया की जो रैंक थी वो आप लोगों से पूछी जा सकती है। एक तो क्वेश्चन ये बन जाएगा यहाँ पर, दूसरा क्वेश्चन ये बन जाएगा कि इंडिया की रैंक कितनी थी और टोटल कंट्री कितनी है। तो टोटल कंट्री है 110 जिसके लिए ये तैयार किया गया, और इंडिया की रैंक है यहाँ पर 44, ठीक है। तो 44 रैंक है हमारी कंट्री में यहाँ पर जो इस पर्टिकुलर इंडेक्स में ये तैयार किया गया है। कंपोनेंट जो है बेसिकली जीडीपी पर पर्सन के हिसाब से देखा जाता है, फूड हाउस होल्ड कंजप्शन के हिसाब से, और नेट फूड इंपोर्ट कितना है। तो ये कुछ कंपोनेंट है जिसके बेस पर ये इंडेक्स तैयार किया जाता है। तो आंसर यहाँ पर इसका डी हो गया। आगे चलते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर डिफेंस के बारे में, सीडीएस एनडीए या फिर दूसरे किसी एग्जाम की आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो ऐसे क्वेश्चन बड़ी फ्रीक्वेंटली और यूपीएससी पूछ लेती है सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ से जब एक्सरसाइज की बात आती है। तो बात की जा रही है यहाँ पर एक पर्टिकुलर एक्सरसाइज जिसका नाम है मिलान। तो ये एक्सरसाइज रिसेंटली अभी न्यूज़ में थी, तो इसके बारे में आप लोग को बताना है कि क्या इसके बारे में स्टेटमेंट करेक्ट है। बोला गया है ये एक मिलान जो है वो सीरीज ऑफ ये यहाँ पर बाइनल मल्टीलेटरल एक्सरसाइज है, ये पहली स्टेटमेंट है। दूसरा बोला गया यहाँ पर ये इंडियन एयरफोर्स के द्वारा कंडक्ट कराई जाती है। तीसरा बोला गया जो इसको स्टार्ट किया गया था ये 1995 में स्टार्ट किया गया था। तो सही आंसर क्या है, ए बी सी या फिर डी। सही आंसर है ए में बोला गया 1 ओनली, बी में बोला गया 1 एंड 2, सी में बोला गया 1 एंड 3, डी में बोला गया 1 2 एंड 3। सही आंसर क्या है, तो सही आंसर यहाँ पर सी, यानी कि 1 एंड 3 स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है। रीजन क्या है, यहाँ पर ये एक मल्टीलेटरल एक्सरसाइज है जो कि मार्च में विशाखापट्टनम में यहाँ पर ये कंडक्ट कराई जानी है। इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पर ये है कि ये इंडियन नेवी की एक्सरसाइज है, ना कि एयरफोर्स की एक्सरसाइज है। तो इस तरीके से आप लोग कंफ्यूजन में डाला जा सकता है। फर्स्ट टाइम जो कंडक्ट कराई गई थी ये 1995 में इसको कंडक्ट कराया गया था, और यहाँ पर कई सारे जो फ्रेंडली नेशन है हमारी कंट्री के आसपास में खासकर वो यहाँ पर आप लोगों को पार्टिसिपेट करते हुए नजर आएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लिया जाएगा जब हमारी कंट्री के आसपास में आप लोगों को कोई भी ऐसी एक्सरसाइज नजर आए खासकर इंडियन ओशन के पॉइंट ऑफ से, तो वो इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो यह एम यहाँ पर यह है कि किस तरीके से इंटरेक्शन कर सकते हैं जो फ्रेंडली फॉरेन नेवीज हैं उनके साथ में, और एक दूसरे के एक्सपीरियंस से क्या क्या हम लोग नया सीख सकते हैं। जैसे कि मैं आप लोगों को बढ़ा रहा हूँ तो मेरा कुछ एक्सपीरियंस है पास्ट का, तो मैं आप लोगों को जो चीज़ें ऐसी हैं कि हाँ आप लोगों को लाइफ में सही डायरेक्शन दे सकती हैं, तो वो मैं आप लोगों को सिखाता हूँ, ठीक है। तो इसी तरीके से आप लोगों को मैं बोलता हूँ जो आप लोग सीखे हैं अपनी लाइफ में वो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, तो हम भी एक दूसरे से सीखेंगे, तो सीख सीख कर ही आगे बढ़ना होता है। तो वही यहाँ पर इन एक्सरसाइज का भी बेसिक थीम होती है, ठीक है। आगे चलते हैं, आंसर सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने यहाँ पर बात कर रहा है बोडोज के बारे में। तो ये बोडोज रिसेंटली अभी न्यूज़ में थे, तो इनके बारे में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है ये आप लोगों को बतानी है। पहले बोला गया सिंगल लार्जेस्ट ट्राइबल कम्युनिटी है त्रिपुरा के अंदर बोडोज। दूसरा बोला गया रिकॉग्नाइज करा जाता है इनको ट्राइबल 6th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत। तो करेक्ट आंसर क्या है, ए बी सी एफ डी। ए में बोला गया 1 ओनली, बी में 2 ओनली, सी में बोला गया बोथ 1 एंड 2, डी में बोला गया नाइदर 1 नो 2। सही आंसर है यहाँ पर इसका क्या, बी, यानी कि सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। क्योंकि यहाँ पर जो ये बोडोज है तो ये किस के अंडर आते हैं, ये आसाम के अंदर आता है, ना कि त्रिपुरा के अंदर में। तो नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडो, जिसको आप लोग मैंने आप लोगों को पढ़ाया भी था, शायद आप लोगों को याद होगा, NDFB के नाम से इसको हम लोग जानते हैं। रिसेंटली अभी न्यूज़ में किस लिए था, क्योंकि हमारी कंट्री में एक एक्ट है जिसको आप लोग अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट के नाम से जानते हैं 1967 का। ये जो एक्ट है ये एक्ट यहाँ पर अगर कोई भी अनलॉफुल एक्टिविटी कोई करता है यानी कि कंट्री के खिलाफ जाकर कोई ऐसी हरकतें करता है जो कि हमारी कंट्री की एक तरीके से सिक्योरिटी के लिए, आइडेंटिटी के लिए एक तरीके से क्वेश्चन मार्क लगाता है, तो उसके लिए यहाँ पर उसको कंट्रोल करने के लिए ये एक्ट है।
तो अभी इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर 5 साल का और बैन बढ़ा दिया गया है हमारी कंट्री में। तो इसलिए यहाँ पर ये न्यूज़ में था, क्योंकि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये अपने अलग राज्य है और ऐसी ऐसी एक्टिविटीज़ की कोशिश करती है जिससे हमारी कंट्री की सिक्योरिटी खतरे में पड़ सकती है। तो उसी की वजह से कई बार न्यूज़ में रहता है। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया? आंसर यहाँ पर इसका बी हो गया। इसी के साथ में आप लोग याद रखिएगा, बोडो जो है वो सिंगल लार्जेस्ट ट्राइबल कम्युनिटी है आसाम के अंदर में। तो ये भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो एक ही क्वेश्चन में से आप लोगों के 3-4 क्वेश्चन आराम से निकल जाते हैं। तो इसलिए क्वेश्चन को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ाता हूँ और आप लोग थोड़ा सा ध्यान से सुना कीजिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके से जैसे आप लोगों से पूछ लेंगे कि कौन सी ऐसी ट्राइबल कम्युनिटी है जिसको अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट 1967 के तहत 5 साल का और उसके ऊपर बैन बढ़ा दिया गया है, तो वो है बोडो। किस राज्य की लार्जेस्ट ट्राइबल कम्युनिटी है बोडो? तो वो है आसाम। तो इस तरीके से डिफरेंट तरीके से एक ही क्वेश्चन में से 3-4 क्वेश्चन आप लोग निकाल देंगे। अगर आप लोग क्वेश्चन को ढंग से अंडरस्टैंड कर लेंगे तो कंफ्यूजन नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है यहाँ पर एक स्कीम के बारे में। तो ऐसी स्कीम आप लोगों से फ्रीक्वेंटली पूछ ली जाती है, तो इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। बात की जा रही है अटल ये यहाँ पर बेमत कल्याण, ठीक है, अटल बेमत व्यक्ति कल्याण योजना। ठीक है, तो इसके बारे में कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है ये बोला गया है। देखिए फिर से बोल रहा हूँ, ये टर्म आप लोग जरूर याद रखिएगा, करेक्ट या फिर इनकरेक्ट। बोला जा रहा है ये एक तरीके की वेलफेयर स्कीम है जो कि इंप्लीमेंट की गई है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा। ये यहाँ पर एक तरीके का कॉम्पनसेशन प्रोवाइड कराती है इंश्योर्ड पर्सन जो कि अनएम्प्लॉयड है। ठीक है, तो उसके बारे में फोकस किया जा रहा है। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? इनकरेक्ट है। ए बोला गया वन ओनली, बी बोला गया टू ओनली, सी बोला गया बोथ वन एंड टू, डी बोला गया नाइदर वन नो टू। आंसर है यहाँ पर इसका ए, यानी कि ये जो स्कीम है ये जो फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर में नहीं आती है, ये जो आती है यहाँ पर ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंडर में आती है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पर गलत होगी। बाकी यहाँ पर हेल्प करने की बात की जा रही है जो अनएम्प्लॉयड पर्सन है हमारी कंट्री में। यहाँ पर इससे रिलेटेड जो एक्ट भी है अगर बात करें, जो कि बात करते हैं एप्लीकेशन फॉर एम्प्लॉय कवर द यहाँ पर एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948। तो एक तरीके से इंश्योर यानी कि इंश्योरेंस की स्कीम है यहाँ पर ये। ठीक है, तो इसके बारे में आइडिया रखते हैं। आंसर इसका ए हो गया।